नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 2 से पाठ संख्या 16, जो एक कहानी है जिसका शीर्षक है नमक, जिसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। पाठ को समझने से पहले लेखिका का परिचय जान लेते हैं। पाठ की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर, राजस्थान में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू साहित्य में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वे उर्दू भाषा की प्रख्यात लेखिका हैं। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में रजिया का महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई है। साथ ही बाल साहित्य की रचना भी उन्होंने की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ कुछ पुस्तकों का उन्होंने उर्दू में अनुवाद भी किया है। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में जर्द गुलाब नाम का एक कहानी संग्रह ही प्रमुख रूप से सामने आता है, जो उर्दू कहानी संग्रह है। उन्हें कई तरह के सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। इनमें प्रधान है सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी का सम्मान, उत्तर प्रदेश का सम्मान और अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। रजिया सज्जाद जहीर का निधन 18 दिसंबर 1979 को हुआ। कुछ विशेष बात करें तो उनके पति स्वर्गीय सज्जाद जहीर साहब एक जाने माने साम्यवादी नेता और विचारक थे। दूसरा यह कि उनकी जो पुत्री है नादिरा जहीर बब्बर, वे बहुत विख्यात नाट्यकर्मी हैं और उनका विवाह प्रसिद्ध अभिनेता राज बब्बर के साथ हुआ है। तो ये हुआ लेखिका का परिचय। अब हम पाठ का अल्पसार देखते हैं, उसके बाद हम उसे व्याख्या सहित समझेंगे। यह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सीमा के दोनों तरफ जो लोग विस्थापित हो गए हैं, उनके दिलों को टटोलती हुई एक मर्मस्पर्शी कथा है। और दिलों को टटोलने की इस कोशिश में देश परदेश, अपने पराये की कई प्रचलित धारणाओं पर प्रश्न भी खड़े किए गए हैं। पाठ की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिख बीबी का घर है। सिख बीबी वो जो लाहौर से विस्थापित होकर अब भारत में है। लाहौर को वतन में मानने वाली सिख बीबी नमक लाने के लिए सफिया से कहती है, क्योंकि सफिया अगले ही दिन लाहौर जाने वाली है अपने भाइयों से मिलने के लिए। सफिया इस कहानी का मुख्य पात्र है। सफिया पाकिस्तान अपने भाइयों, भाभियों और भतीजों से मिलने जाती है। 15 दिन तक सबसे मिलकर संतुष्ट होकर जब वह लौटना चाहती है तो वह नमक लाना चाहती है हिंदुस्तान में। तो वह अपने पुलिस अधिकारी भाई से पूछती है कि क्या नमक ले जा सकते हैं। तो भाई मना कर देता है कि नमक ले जाना तो गैर कानूनी है। फिर सफिया के मन में द्वंद्व चलता है कि नमक कैसे ले जाऊं, छुपा कर ले जाऊं या बता कर ले जाऊं, और बता कर ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं। आखिर वह नमक लेकर भारत आती है। नमक ले जाने की इजाज़त देने वाले पाक कस्टम अधिकारी का वतन दिल्ली है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का वतन ढाका है। ये दोनों उसे नमक ले जाने देते हैं। मतलब यह हुआ कि जमीन पर खींची रेखाएं लोगों के अंतर मन तक नहीं पहुंच पाती और उन सबको विश्वास है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो यह हुआ पाठ का अल्पसार। आइए अब मैं वनराज चावड़ा इस पाठ को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। सफिया, जो कि इस पाठ का मुख्य पात्र है इस कहानी का, वह सिख बीबी के घर पर है जहाँ कीर्तन हो रहा है। कीर्तन खत्म होता है तो वह सिख बीबी से बात करती है। उसे सिख बीबी अपनी माँ के जैसी ही लगती है। उसकी माँ के जैसा ही उसका पहनावा है और सिख बीबी का जो व्यक्तित्व है वह भी सफिया की माँ से
मिलता जुलता है, जिसे देखकर वह भाव विभोर हो रही थी। घर की बहू बताती है कि सफिया कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। सफिया की लाहौर जाने की बात सुनकर सिख बीबी लाहौर को अपना वतन बताते हुए सफिया से कहती हैं कि उनके लिए लाहौरी नमक लेकर आएं। सफिया पाकिस्तान चली जाती है। 15 दिन अपने भाइयों रिश्तेदारों के बीच में रहती है। फिर जब जाने का समय नज़दीक आता है तो वह सेर भर लाहौरी नमक भी खरीदती है। सफिया अपने बड़े भाई, जो कि एक पुलिस अफसर है, उनसे पूछती है कि क्या वह नमक सरहद पार ले जा सकती है। तब उसका भाई हैरान होकर बोलता है कि नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है, और आप लोगों के हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक आया है। यहाँ देखें तो भेदभाव की बात उजागर होती है। किस तरह से बंटवारे के बाद चीज़ों का भी बंटवारा हुआ। तो ये बात भी कुछ लोगों के दिलों में है कि हमारे हिस्से में क्या आया, उनके हिस्से में क्या आया। तब सफिया इस बात को नकारते हुए कहती है कि मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने मंगवाया है। अब यहाँ भाई की समझ में नहीं आता कि उनकी माँ तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। यहाँ सिख बीबी के प्रति सफिया के दिल में कितना स्नेह था कि वह उसे अपनी माँ बताती है। और आगे अब जो उसके बड़े भाई हैं, जो पुलिस ऑफिसर भी है, वो उसे चेताते भी हैं और सावधानी बरतने के लिए कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ उसके सामान से निकल आया तो कस्टम वाले आपको परेशान करेंगे, आपका सामान बिखेर देंगे और कानूनी कार्रवाई तो होगी ही होगी। अब यहाँ भाई जो है वो तो कानून की बात करता है, पर सफिया का दिल जो है वह मानता नहीं है। वह किसी न किसी तरह से इस नमक को अपनी मुंह बोली माँ के लिए ले जाना चाहती है। उसके मन में द्वंद्व चलने लगता है कि वह बताकर ले जाएं कस्टम वालों को दिखा के, या फिर छुपा कर ले जाएं। यह समझ नहीं पाती। रात को सोते समय कीनू की टोकरी में उसे छुपा कर रख देती है। उसे बहुत सी बातें याद आती हैं। उसे ख्याल आता है कि यहाँ तो उसके बहुत से चाहने वाले दोस्त हैं, 3 सगे भाई हैं, तमाम रिश्तेदार हैं, उसके पिता की कब्र भी यहाँ है। और वह उन बातों को भी याद करती है जो उसके भतीजे और भतीजियाँ कहा करती है कि फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, वहाँ तो हम आ भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह की सब बातें याद करते करते उसे यह कस्टम बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला लगने लगता है। आगे बात करते हैं। अब उसे याद आती है सिख बीबी की कही हुई बात की। लाहौर हमारा वतन है, यहाँ हिंदुस्तान में हमारी कोठी है, बिजनेस है, यहाँ बस गए हैं, लेकिन फिर भी मन से तो लाहौर से जुड़े हुए हैं। फिर सफिया को याद आता है इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें और आसपास फैलता उभरता अंधेरा, रंगीन अंधेरे में बहती हुई नर्म हवा। इस तरह से उसे बहुत सी बातें याद आती है। और जब कोई परछाई उससे पूछती है कि कल तुम चली जाओगी, तो वह कहती हैं कि हाँ, कब आओगी। इस पर वह कहती है शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। तो ये सारी बातें बताती हैं कि मन से वह भी कितना अधिक इस जमीन से जुड़ी हुई है और इस जमीन से जाना उसके लिए भी कष्टदायी है। कीनू की टोकरी को देखकर उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। दूसरे दिन सफिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां उसका भाई दिल्ली तक का टिकट खरीद देता है और वेटिंग रूम में बैठती है। कीनू की टोकरी उसके हाथ में है और वह जानती है कि इस टोकरी में
किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। वह अभी भी मानसिक द्वंद्व में है कि किस तरह से वह इस नमक को लेकर जाएं। जब उसका सामान कस्टम पर जांच करने के लिए बाहर निकाला जाने लगा, तब उसके मन में न जाने क्या आया कि उसने जो नमक की पुड़िया थी उसे अपने हैंडबैग में रख लिया, जिसमें उसके पैसों का पर्स और पासपोर्ट थे। और जब उसका सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला गया, तब वे कस्टम ऑफिसर की तरफ गई और उसने उसे नमक की थैली दिखाई और कहा कि वह इस नमक को ले जाना चाहती है। पाकिस्तान का कस्टम ऑफिसर, जो मूलतः दिल्ली का था, वह इस नमक की पुड़िया को हाथ में लेकर उसे सफिया के बैग में वापस रख देता है और कहता है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और फिर जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम भेजता है और साथ ही यह भी कहता है कि उन खातून को यह नमक देते समय यह कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। यानी कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? जो लोगों के मन में भेदभाव है, जो लोगों के मन में एक दूसरे के लिए बुरी भावनाएं आ गई हैं, जो कुछ भी राजनीतिक स्तर पर हम दुश्मनी देख रहे हैं, वह सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यह उस पीढ़ी का कहना है। यह कस्टम ऑफिसर उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत पाक बंटवारे के समय अपनी जड़ों से अलग हो गए और अब भी इस उम्मीद में हैं कि शायद एक दिन लोगों की भावनाएं, जो आज भी एक दूसरे के प्रति प्रेम रखती हैं, वे भावनाएं एक दूसरे को फिर से जोड़ देगी और यह जो हमारे बीच दुश्मनी है वह दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ यह भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या इस पीढ़ी के समाप्त हो जाने पर यह भावनाएं भी खत्म हो जाएगी, या ये उम्मीद की जा सकती है कि सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा? क्यों ये हो सकेगा? तो यह प्रश्न चिन्ह यहाँ इस कहानी में दिखाई देता है। आगे बात करते हैं। अब सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई है। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार सब उसे विदाई देते हैं और फिर जब ट्रेन अटारी पहुंचती है तो अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरती है और हिंदुस्तानी पुलिस सवार होती है। लेखिका इस अदला बदली को देखती है और सोचती है कि एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे और गालियां भी एक ही सी थी, जिनसे प्यार से दोनों एक दूसरे को नवाज रहे थे। सिर्फ अलग था तो दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें थी। यह भरी हुई बंदूकें आपसी दुश्मनी का प्रतीक है। अब अमृतसर शुरू हो गया है। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। सफिया ने भारतीय कस्टम ऑफिसर, जो बंगाली दिख रहे थे, उन्हें अपना हैंडबैग खोलकर नमक की पुड़िया दिखाई और सारी बात बताई। कस्टम ऑफिसर ने उनकी सारी बात सुनी और उन्हें अपने कमरे में बिठाया। अपनी मेज के दराज से उन्होंने एक किताब निकालकर उन्हें दिखाई। उसमें नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। सुनील दास गुप्त ने बताया कि उनका वतन ढाका है। सफिया के पूछने पर उन्होंने बताया कि बंटवारे के समय वे ढाका से यहाँ आए और तब वे 12-13 साल के थे और तब वे कहते हैं, नजरुल और टैगोर को हमने बचपन से ही पढ़ा है। और यह भी बताया कि यह किताब उनके सबसे प्यारे दोस्त ने उनकी सालगिरह पर दी थी।
और उसके बाद तो वे कोलकाता रहे और पढ़े और नौकरी मिल गई। पर हम वतन आते जाते थे, यह भी कहा। तो वतन, सफिया के यह प्रश्न करने पर उन्होंने हाँ, मेरा वतन ढाका है कहा। आगे कलकत्ता की बात की कि डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ पर भी होता है, पर हमारे डाब की बात कुछ और ही है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। यह बात कहकर उन्होंने फिर से उन लोगों की बातों को, उन लोगों की भावनाओं को हमारे सामने रखा, जो मूल रूप से उन देशों से जुड़े हुए थे जो आज बट गए हैं, फिर भी वे उसे ही अपना वतन मानते हैं और सोचते हैं कि शायद सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफिया के पुल पार करने तक कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त वहीं खड़े रहे और सफिया सोचने लगी कि किसका वतन कहाँ है, यह जो कस्टम के उस तरफ है या इस तरफ है। यह उसने ऐसा इसलिए सोचा कि वह जिन कस्टम अधिकारियों से अभी मिली थी, दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों की बात उसने सुनी, उन्हें समझा, तो जाना कि जिस देश में वो इस समय रह रहे हैं उस देश के तो सदस्य वे हैं ही, परंतु उनका लगाव अपने मूल स्थान, अपने जन्म स्थान से कम नहीं हुआ है और अब भी वे उस स्थान को अपना वतन मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीमा कहाँ हुई, इन सीमाओं का क्या महत्व रह गया, और इसलिए वह सोच रही थी कि वतन किसका कहाँ है, किसे किसका वतन माना जाए। तो यह कहानी, तो इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सिर्फ जमीनें बट जाती है, सीमाएं बट जाती है, दिल नहीं बटते हैं। दोनों ही तरफ वाले कस्टम अधिकारी बेहद संवेदनशील थे और अपनी जन्मभूमि को ही अपना वतन अभी तक माने हुए थे और इस उम्मीद में थे कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और हमने एक बात और देखी कि सफिया अपने भाई के जवाब में उसके व्यंग पर उत्तर देती है कि कस्टम वाले भी तो दिल रखते हैं। राजनीतिक सीमा व मजहबी दुराग्रहों में बटे होने के बाद भी भारत पाकिस्तान के दिलों में एक ही धड़कन है। इस बात को एक अदीब अच्छे से समझ सकता है। अदीब यानी साहित्यकार, लेखक, जिनमें संवेदनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, क्योंकि वे इंसानियत को समझते हैं, महत्व देते हैं। और लेखिका ने यह कहा कि सभी लोग इस तरह सोचें, ऐसे बन जाएं, तो दुनिया बेहतर हो सकती है। नमक के इस तोहफे ने भावनाओं के रास्ते सफ़र किया, कानून और तमाम बंदिशों से ऊपर उठकर। यह पाठ यह बताता है कि जमीनों पर लकीर खींच लेने से अलग नहीं हो जाते, दिलों पर कोई लकीर चलती नहीं है। यहाँ यह पाठ पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।